अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम रोल। ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इस वजह से ये जो है वो इकट्ठे आपको करवाए जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करते हैं, जिसमें हमने सीखा था कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, मेमोरी को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हमने उसके लिए हमने बेस रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर को लिमिट रजिस्टर और बेस रजिस्टर को हमने यूज़ किया था। उनकी वैल्यूज़ के थ्रू हम मेमोरी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू हमने जो है डिस्कस किया था। अब जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ उसके समझने पोर्शन बनाए हैं, या कुछ उसके ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कुछ पोर्शन है, उसके कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे एंड उनके एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि ये क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है, और ये कंपोनेंट्स किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ये मैनेज करते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, हाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और प्रोसेस। इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स। नंबर वन जो कंपोनेंट है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट, देन मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम, नेटवर्किंग। एक्चुअली ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये कंपोनेंट्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी करता है, डिस्क मैनेजमेंट भी करता है, इनपुट आउटपुट आईओ सिस्टम मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, फाइल मैनेजमेंट प्रोटेक्ट भी करता है, हमारी मेन मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डिवाइसेस को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, एंड लास्ट में है हमारे नेटवर्किंग। आइए अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट में एक्चुअली अ प्रोसेस कैन बी taught as a as a program in execution। प्रोग्राम हमने देखा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं उसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। और इफ एनी प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इट इज कॉल्ड प्रोसेस। सो हम कह सकते हैं कि आ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जब वो रनिंग फॉर्म में होगा, जब वो सीपीयू यूटिलाइज कर रहा होगा, उस टाइम पे हमने उसको प्रोसेस बोलना है। प्रोसेस को सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, फॉर एग्जांपल सीपीयू टाइम, मेमोरी यूटिलाइजेशन करनी होती है, फाइल्स फोल्डर्स जो होते हैं उनको सेव करना होता है डिस्क पे, उसके अलावा आईओ डिवाइसेस जो होती हैं वो यूज़ करनी होती है प्रोसेस ने अपनी लाइफ के ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेस के मैनेजमेंट के एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट वो कैसे करता है, क्रिएटिंग एंड टर्मिनेटिंग बोथ यूजर एंड। ऑपरेटिंग सिस्टम ने जी प्रोसेस क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, प्रोसेस को टर्मिनेट ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, प्रोसेस को टर्मिनेट कब करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, प्रोसेस को नेक्स्ट रिज्यूम कब करना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी है, प्रोसेस के
जो होते हैं, मोर देन वन प्रोसेस रन हो रहे हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ने करवानी है। और इसके अलावा अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रही है, मोर देन वन प्रोसेस इज रिक्वायरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग रिसोर्सेज, अगर बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं और वो रिसोर्सेज को शेयर भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली भी मोर देन वन प्रोसेस रन हो रहे हैं, तो वो एक ही रिसोर्स को जो है वो फिश करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है कि डेडलॉक अकर हो जाता है, मोर देन वन प्रोसेस रिक्वायर रिसोर्सेज। तो उससे अवॉइड कैसे करना है डेडलॉक से, ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट हम देखते हैं मेन मेमोरी मैनेजमेंट। अब जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, हर लेक्चर में ये बात रिवाइज होती है कि जो भी हमारा प्रोग्राम जिसने एग्जीक्यूट करना होता है उसका मेन मेमोरी में होना बहुत ज़रूरी है। मेन मेमोरी में आए बगैर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई भी प्रोग्राम जब तक वो मेन मेमोरी में लोड नहीं होता वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मेन मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये टेम्परेरी भी है, वोलेटाइल भी है, इस पे डाटा इरेज हो जाता है जब लाइट जो है टर्न ऑफ होती है या कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है। तो इस रिसोर्स, लेकिन कंप्यूटर में जब भी कोई एग्जीक्यूशन होती है किसी प्रोग्राम की, प्रोसेस एग्जीक्यूशन होनी होती है, तो उसके लिए मेन मेमोरी में लोड होना उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अब वो मेन मेमोरी में लोड होंगे, एक प्रोग्राम भी लोड होगा, दूसरा भी, नेक्स्ट प्रोग्राम लोड होते जाएंगे। तो हो सकता है कि कोई एक प्रोग्राम अगर अपनी स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं आया, अपने एड्रेस पे नहीं आया, मेन मेमोरी को फिर एड्रेस जो है वो लोकेशंस जो हैं डिफाइन की जाती हैं बाइट्स के थ्रू कि ये लोकेशंस हैं, इस पे फिर एड्रेस असाइन किए जाते हैं प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम इस एड्रेस स्पेस पे जो है, जैसे कि हमने मेमोरी प्रोटेक्शन में देखा था कि हमारे पास प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, हर प्रोसेस अपनी एड्रेस स्पेस में आता है। कोई प्रोसेस उसमें मेमोरी प्रोटेक्शन में हमने देखा था कि कोई भी प्रोसेस ना तो अपनी मेमोरी से एक्सीड कर सकता है अपनी एड्रेस स्पेस डिफाइन लिमिट से, ना ही वो प्रीवियस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको ओवरराइट कर सकता है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो होता है वो एक्चुअली मेन मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट होता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट करता है जो, वो उसको हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। Main memory management, main memory is a large array of words or bytes called memory location, running in size from hundred of thousands to billions. मेन मेमोरी के को डिवाइड किया जाता है बाइट्स के थ्रू, उसमें 100 and thousands बाइट्स हो सकते हैं। एवरी वर्ड और बाइट हैज इट्स ओन एड्रेस, हर वर्ड हर बाइट का अपना एड्रेस होता है। मेन मेमोरी इज अ repository of quickly accessible data shared by the CPU and IO devices. ये बहुत बड़ा डाटा की एक समझ लें स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज सॉरी बोल रही हूँ, टेम्परेरी लोडेड एरिया होता है जहाँ पे वो रिसाइड करते हैं प्रोग्राम जब तक उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन होती है वो टर्मिनेट हो जाता है, अगर कंप्लीट हो जाती है, अगर नहीं होता तो वो वेटिंग में चले जाते हैं। इट contains code, data stack and other parts of processes. The central processor reads instruction of a process from main memory during the machine cycle, fetch, decode, execute. CPU जो है वो instructions को read करते हैं from main memory। अब मेन मेमोरी के जो इश्यूज होते हैं, एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, इसके अलावा मेमोरी को प्रोटेक्ट करना, मेमोरी को ओवरराइट ना हो जाए, कोई और प्रोसेस किसी और प्रोसेस की एड्रेस स्पेस यूज़ ना कर ले, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें, The OS is responsible for following activities in connection with memory management. Memory management point of view से जो operating system services provide करता है वो है keeping track of free memory space. Operating system उस free जो memory space है उसके track को
मेंटेन करता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom, ये इस चीज़ की को भी ट्रैक में रखता है, अपने नोटिस में रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी मेमोरी जो है वो करंटली यूज़ हो रही है और कौन सा प्रोसेस, यूज़र प्रोसेस है या जो भी है सिस्टम प्रोसेस है, उसको यूज़ कर रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस आर टू बी लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल, फिर इस बात का डिसीजन कि जब मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम लोड करना है, कब करना है, जब स्पेस अवेलेबल होगी तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो कौन सा हमने लोड करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेट टू आ प्रोसेस, इस चीज़ का फैसला भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, जितनी रिक्वायर होती है मेमोरी उसके लिहाज से उसको एडजस्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस इज नॉट ओवररिटन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, इस बात को भी इंश्योर करता है कि कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को ओवरराइड ना करे। नेक्स्ट कंपोनेंट है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, हाउ स्केड्यूल। हाँ जी, इसके सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में डिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करता है। अगर आजकल जो हमारे सिस्टम है उसमें कंकरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं तो इस चीज़ को मैनेज करना कि कौन से प्रोसेस या प्रोग्राम जो है वो रीड राइट ऑपरेशन कब और कैसे परफॉर्म करता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में हमारी फाइल हैं, फोल्डर्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। वो फाइल्स और फोल्डर्स जो हमारे परमानेंटली हम सेव कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, वो एक्चुअली सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव हो रहे होते हैं। उसको मैनेज करना, किस फाइल को, किस फोल्डर को कितनी स्पेस जो है वो एलोकेट करनी है, कब डी एलोकेट करनी है। The main purpose of computer system is to execute program. The program along with the data they access must be in the main memory or primary storage during their execution. Since main memory is too small to accommodate all data and programs, and because the data it holds are lost when the power is lost, the computer system must provide secondary storage to back up main memory. Most programs are stored on a disk until loaded into the memory, and then the disk is both disk as both the source and destination of their processing. Like all other resources in computer system, proper management of disk storage is important. In short, disk management, हमने जो भी अपने फाइल फोल्डर डाटा अपना सेव किया होता है अपने कंप्यूटर पे, वो एक्चुअली हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में ही सेव हुआ होता है। तो जब कंप्यूटर से हमने उसको ओपन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ से ही उसने लोड होना है मेन मेमोरी में। बाद में जब हमने उसको काम को कंप्लीट कर लेना है, उसको सेव करना है अगेन, तो तब भी जाके वो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव होगा। तो इसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, कैसे कौन से प्रोग्राम कब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कब वो उसको एलोकेट कर रहे हैं, मतलब डिलीट कर रहे हैं। और अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं रीड करने की फाइल को मल्टीपल, तो उसको कैसे एंटरटेन करना है, ये सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में किया जाता है। जो डिस्क मैनेजमेंट में एक्चुअली जो हमारी डिस्क होती है वो चंक्स पे मुश्तमिल होती है, जिसको हम सेक्टर भी बोलते हैं। डिफरेंट चंक्स होते हैं, सेक्टर्स के थ्रू डाटा को रीड किया जाता है डिस्क से। The operating system is responsible for following activities in connection with disk management. Disk read in large chunks called cluster or sector. Free space management, storage allocation and deallocation, disk scheduling. अब डिस्क पे डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, डिस्क लार्ज सेक्टर से मिलके बनी होती है, उसको चंक भी कहा जाता है। अब इनको भी मैनेज करने की ज़रूरत है, कितनी स्पेस जो है वो
किस प्रोग्राम को एलोकेट करनी है, डी एलोकेट करनी है, उसके अलावा स्केजुलिंग करनी कि कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो रिक्वायर है नेक्स्ट प्रोग्राम को, जो सेव हो रहा है, जो डी एलोकेट हुआ है उसने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस फ्री की है। ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पोर्शन है डिस्क मैनेजमेंट, वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारी आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, जिसको इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट भी कहते हैं। आईओ सिस्टम consist of memory management component that include buffering, caching and spooling. User process request to read from a file. ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे ले लें कि एक प्रोसेस ने अपनी लाइफ के दौरान, मतलब एक प्रोसेस जब आया सेकेंडरी स्टोरेज में, वो आया डिस्क पे आया, उसके बाद जब उसने एग्जीक्यूट होना था फिर वो मेमोरी में लोड हुआ, उसके बाद वो सीपीयू के पास गया, उसने सीपीयू यूटिलाइजेशन की, मेमोरी में कुछ देर वो रहा, उसने वेट किया, जब सीपीयू फ्री हुआ उसको एलोकेट कर दिया गया सीपीयू। अब सीपीयू भी उसने यूज़ करना था, लेकिन उसने कुछ आईओ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने थे, जाहिर बात है वो आईओ डिवाइसेस भी यूज़ करेगा, आईओ डिवाइसेस यूज़ करेगा, और उसके साथ कोई और डिवाइसेस जो उसको ज़रूरत होंगी वो भी यूज़ करेगा। अब इन डिवाइसेस को भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि कैसे, मतलब आई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब रिक्वेस्ट करनी है, कोई प्रोसेस है उसने आईओ परफॉर्म करना है, सीपीयू यूटिलाइज कर लिया, आईओ परफॉर्म करना है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है जी मुझे 10 बाइट्स चाहिए, 10 बाइट्स के करीब उसने आईओ परफॉर्म करनी थी, लेकिन जो हमारा डाटा डिस्क पे पड़ा हुआ है वो चंक्स में होते हैं, चंक्स काफ़ी लार्ज होते हैं, वो 512 बाइट्स भी हो सकते हैं, 1 KB भी हो सकते हैं, 2 KB भी हो सकते हैं, 3 KB 4 KB भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो 512 के 512 बाइट्स या 1 KB उठा के जो है चंक की फॉर्म में डाटा जो है वो दे दे उसको, तो आईओ तो सिर्फ 10 बाइट्स का परफॉर्म करना था। Disk read in large chunk. If user process require 10 bytes of disk, IO may provide 512 bytes. 10 bytes used by user process and the remaining extra byte remain in OS kernel. फिर ये होता है कि IO मैनेजमेंट ये काम करता है कि वो इस चीज़ को मैनेज करता है कि जितने बाइट तो प्रोसेस को अब रिक्वायर है, फॉर एग्जांपल 10 बाइट्स वो प्रोसेस को दे दिए जाते हैं, वो यूज़ करता है। एक्स्ट्रा बाइट्स जो होते हैं जो अभी यूज़ नहीं होने फ़िलहाल, उसको ओएस कर्नल का में जो है वो भेज दिया जाता है, इस उम्मीद पे कि नेक्स्ट टाइम जब उसको यूज़ करना, नेक्स्ट बाइट भी तो प्रोसेस यूज़ करेगा ना, हो सकता है उसने 10 बाइट के बाद सीपीयू यूटिलाइज करना हो, और फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन के बाद फिर अगेन उसने वो नेक्स्ट बाइट यूटिलाइज करने हों। तो ये इस थिंकिंग से कि नेक्स्ट हम फिर डिस्क से उसको मेमोरी में लोड करेंगे, मेमोरी से दोबारा फिर सीपीयू के पास आएगा, वो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसको ओएस के कर्नल के जो है, ओएस का एक पार्ट है उसको बोलते हैं कर्नल, तो उसमें वो रख दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से ही उसको जो है वो यूज़ कर लिया जाएगा। और ये सारी मैनेजमेंट जो होती है आईओ मैनेजमेंट कहलाती है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वो सारी ये मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड जो ड्राइवर्स होते हैं, कीबोर्ड से माउस से रिलेटेड जो हैं, वो सारी ये मैनेजमेंट करते हैं उनमें ये। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो फाइल्स फोल्डर जो हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कब किसी फाइल को रीड किया जा रहा है, कब उस फाइल को राइट किया जा रहा है, कितनी स्पेस उसको एलोकेट है, कब उसको डी एलोकेट करनी है, एंड सो ऑन। Computer can store information on several types of physical media, magnetic tape, magnetic disk and optical disk. इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ ये आजकल के जो हार्ड ड्राइव्स हैं ये सिर्फ यहाँ से ही रीड नहीं करता, कंप्यूटर के साथ और बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो अटैच की जा सकती हैं, मैग्नेटिक टेप डिस्क,
उनसे डाटा को कैसे रीड करना है, उन पे डाटा को कैसे राइट किया जाना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है। फाइल मैनेजमेंट, वो ये टास्क परफॉर्म करता है। द ओएस मैप्स फाइल onto physical media and access these media via the storage devices. The OS is responsible for the following activities respect to file management, creating and deleting file. OS जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस बात का फाइल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब किसको किस फाइल को क्रिएट करना है, कब उसको डिलीट करना है। डिलीट करना है तो उसकी कौन सी एग्जीक्यूशन करनी है, किस प्रोसेस की। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी को क्रिएट और डिलीट किया जा रहा है, ये मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सपोर्टिंग प्रिमिटिव ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी। प्रिमिटिव ऑपरेशन जैसे कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस आपको बताई थी कि वो एग्जीक्यूट करनी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। पीस ऑफ कोड, अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दी हैं जो इलीगल थी, जो तो उस सूरत में ट्रैप जो है वो जनरेट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड एग्जीक्यूट होता है। बैकिंग अप फाइल्स ऑन स्टेबल नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडिया। अगेन जो हमारी मेन मेमोरी है वो वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है। तो जब लाइट चली जाती है या कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है तो वहाँ से डाटा जो है वो हमारा जो है वो गायब हो जाता है। तो उसके लिए जो है उसको बैकअप किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज पे, डिस्क पे। तो इसको भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन सिस्टम। उसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है प्रोटेक्शन सिस्टम। Protection is an mechanism for controlling the access of program, processes, or user to resources defined by a computer system. Protection system, ये प्रोटेक्शन का क्वेश्चन तब अराइज होता है जब मल्टीपल यूजर सिस्टम को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होते हैं। सिस्टम को जब वो यूज़ करते हैं तो तब सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है, प्रोसेसेस जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। If a computer system has multiple user and allow concurrent execution of multiple processes, then the various processes must be protected from each other activities. फिर इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है जब साइमल्टेनियसली यूज़र उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने मेन मेमोरी प्रोटेक्शन में देखा था कि हमने मेमोरी को कैसे प्रोटेक्ट किया था। हमने मेमोरी का प्रोटेक्शन यही है कि मेमोरी में लोड जो है वो प्रोग्राम लोड होते हैं और उन्होंने तब तक वहाँ पे रिजाइड रहना होता है जब तक उनको सीपीयू यूटिलाइज नहीं कर लेते या अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं कर लेते। तो उस टाइम में ये होता है कि अगर एक प्रोग्राम हमने लोड किया हुआ है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम आ रहा है तो हमने प्रोटेक्ट करना है प्रीवियस प्रोग्राम को कि वो उस पर उसको ओवरराइट ना कर दे। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो जितनी स्पेस हमने एड्रेस स्पेस उसको एलोकेट की है किसी प्रोसेस को, वो उससे एक्सीड ना करे। अगर वो उससे एक्सीड की रहेगा तब भी मिसमैनेजमेंट क्रिएट होगी। नेक्स्ट या तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को ओवरराइट करेगा या वो उसकी जो है एड्रेस स्पेस को यूटिलाइज कर लेगा, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उससे उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो उससे नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए मेमोरी जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग कंपोनेंट, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब जो नेटवर्किंग एक्चुअल हमारी होती है उसमें एक्चुअली हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, TCP/IP। हम ज़्यादातर TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये कौन इंश्योर करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नेटवर्किंग से रिलेटेड जो होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है। A distributed system is a collection of processors that do not share memory, peripheral devices, or a clock. Instead, each process has its own local memory and clock, and the processor communicate with each other through various communication lines such as high-speed buses or networks. The process in our communication systems are connected through a communication network. The communication network design must consider manage routing and connection
and problems of connection and security. A distributed system collects physically separate, possibly heterogeneous systems into a single coherent system, provide the user with access to the various resources at the system maintenance. हाँ जी, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं कि वो अपने कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर दैट डू नॉट शेयर, वो अपनी मेमोरी शेयर नहीं कर रहे होती है, वो अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस भी शेयर नहीं कर रहे होते। इसकी बजाय हर प्रोसेस हर जो सिस्टम होता है उसके पास अपनी मेमोरी होती है, अपना क्लॉक होता है, तो उस लेकिन वो जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और वो इतनी फास्ट कर रहे होते हैं कि हमें फील ही नहीं होता कि ऐसे लग रहा होता है कि वो एज अ सिंगल वर्क कर रहे हैं। तो उनमें जो नेटवर्किंग टेक्निक्स वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। तो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होता है उसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोटोकॉल इज एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स कि कैसे एक नेटवर्क ने दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वो नेटवर्किंग वाले रूल्स एंड स्टैंडर्ड तो वही डिफाइन करते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उनको इम्प्लीमेंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो नेटवर्क्स हैं जो अब आपस में कम्युनिकेट कर रही है उन्होंने कौन सा प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया है, उस तरह वो प्रोटोकॉल को देखते हुए उसको जो है वो कम्युनिकेट करवाता है नेटवर्क्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कमांड लाइन इंटरप्रेटर शेल्स। कमांड लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। मेरे ख्याल में जूम की जो लिमिट है वो एक्सीड होने जा रही है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कैरी ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल, तो वो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर शेल्स। के शेल्स क्या हैं? कमांड लाइन इंटरप्रेटर को ही यूनिक्स में एक टर्म है, उसमें कमांड्स को जो है वो शेल्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये शेल्स क्या हैं, ये सबसे पहला कहाँ पे बेल लैब्स में ये इनको प्रिपेयर किया गया था और किस तरह ये वर्क करते हैं, और इसके अलावा यूनिक्स का जो फ्रेमवर्क वगैरह है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपकी तरफ से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।